बस। चलो, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीजें थी हमने जिनको हमने डिस्कस किया था। वो लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, एक जनरल सा मैं आपको एक आइडिया सा दे देता हूँ। हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था लास्ट लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास एक लिटर वैदिक एज आ गई थी। ठीक है। लिटर वैदिक एज आने के साथ साथ हमारे पास एक और चीज होगी थी क्या? एक लिटर वैदिक एज आ गई थी। एक हमारे पास अर्ली वैदिक एज थी। लिटर वैदिक एज में हमारे पास स्टेटस ऑफ वुमेन खत्म हो गया था। और जब स्टेटस ऑफ वुमेन खत्म हो गया था हमारा, तो उसके बाद हमारे पास एक और चीज निकल के आई थी कि यहाँ पर ये जो लोग थे दे वर गोइंग फॉर द अदर सेक्ट्स। ठीक है। इन्होंने किसी और सेक्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो इस किसी और को जिसको इन्होंने फॉलो करना शुरू किया था, वो आपके पास जो अलग अलग सेक्ट आए थे, वो आपके पास आए थे। जैसे लिंगायतास थे, फिर आपके पास अजीविकास थे। ठीक है। लिंगायतास एंड अजीविकास तो आपका अलग से चल रहा था। अजीविका का जो फाउंडर था वो उसका नाम था मखनी गौशाला। मखनी गौशाला। ठीक है। वो कहीं ना कहीं गौशाला में पैदा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वहां से नाम जो आ रहा था तो मखनी गौशाला आ रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास दो और सेक्ट यहां से निकले। एक सेक्ट का नाम था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। और दूसरे सेक्ट का नाम था जैनिज्म। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चल रहे थे। उसी के साथ हमने ये देखा कि ये ईस्टवर्ड माइग्रेट कर गए लोग। जब ये ईस्टवर्ड माइग्रेट कर गए लोग, तो ईस्टवर्ड माइग्रेट करते करते ये यहाँ पर इन्होंने महाजनपद बना दी। उन महाजनपद में से एक महाजनपद थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। उस महाजनपद को हम कहते हैं जब मगध। तो मगध जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब मगध स्ट्रांग होने की वजह से क्या हुआ? मगध ने अनेक्सेशन शुरू कर दी अपने आसपास की और महाजनपद के लिए। जैसे मगध के ईस्ट में एक थी, उसका नाम था अंग। अंग को इसने कर लिया। फिर हमने ये देखा कि मगध ने अपने और भी इसके अंदर थे, जैसे इसने अवंती को या फिर इनको बाकी कोसाला को अपने मैट्रिमोनियल लाइंस में लेना शुरू कर दिया। अब मगध जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट मगध एज अ प्लेस। इस मगध के अंदर आपकी अलग अलग डायनेस्टीज भी हुई थी। उन डायनेस्टीज को हमने एज ए शॉर्ट कोड में देखा था कि हर शिशु ने मौर्य को शूद्र कहा। हर शिशु ने मौर्य को शूद्र कहा। ठीक है। अब हर का मतलब क्या होता है? हर का मतलब होता है हरियंक डायनेस्टी। अंक। ठीक है। अब ये जो हरियंक डायनेस्टी थी, हरियंक डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उस फाउंडर का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार का जो बेटा था उसका नाम था अजाद शत्रु। शत्रु। ठीक है। आजाद शत्रु। तो बिंबिसार और अजात शत्रु। बिंबिसार और अजात शत्रु जब यहां पर अपने प्रोमिनेंस में थे, उस टाइम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में गौतम बुद्ध और महावीर जो थे, वो अपने यहां पर जिंदा थे। यानी बिंबिसार और अजात शत्रु के टाइम पे गौतम बुद्ध और ये थे। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अभी हो क्या रहा है कि एक साइड से हमारे पास गौतम बुद्ध हैं जो कि चल रहे हैं, दूसरी साइड से महावीर हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं। एट द सेम टाइम इसी के कंटेम्प्रेरी अजात शत्रु और बिंबिसार हैं जो चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ इंडिया में था। और वर्ल्ड ओवर हमारे पास क्या हो रहा था कि यहाँ पर हमारे पास बिंबिसार, सॉरी, बुद्धिज्म और जैनिज्म थे। जहां पर आपका हरे अजात शत्रु और ये थे, वैसे ही यहाँ पर रोम वाली साइड, ग्रीस वाली साइड, एक बंदा था जो जो कि इसी दौरान आपका मतलब काफी प्रोमिनेंस में है। उसका नाम था सोक्रेटस, या सोक्राट्स कहते हैं। बहुत फेमस बंदा था सोक्रेटस। सोक्रेटस का ही एक मतलब स्टूडेंट था, उसका नाम था प्लाटो। प्लाटो। और प्लाटो का आगे जाके एक और स्टूडेंट निकला, एरिस्टोटल। 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 ठीक है। टोटल। ठीक है। तो ये सोक्रेटस स्कूल था जो कि यहां पर चल रहा था ग्रीस वाली साइड। वेयर एज दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाता है, चाइना वाली साइड पे एक बंदा होता है जो यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है, उसको हम कहते हैं सर कन्फ्यूशियस। तो हमारे पास क्या हो गया, ग्रीस में सोक्रेटस एंड ऑल चल रहे थे। यहां पर आपके पास बुद्धिज्म एंड जैनिज्म चल रहा था। ठीक है। और यहां पर आपके पास कन्फ्यूशियस था जिसने चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल किया था। ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर मैं चलता हूं तो थोड़ा सा मैं आपको एक लिंक बना के भेज देता हूं। यहां पर हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी। जब ये शिशुनाग एंड नंद डायनेस्टी थी,
उस टाइम पे एक प्रोमिनेंट बंदा था, अरिस्टोटल का ही एक शिष्य था। ठीक है, जो अरिस्टोटल का ही स्टूडेंट था। उस अलेक्जेंडर। उस स्टूडेंट का नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है, क्या नाम था उसका? अलेक्जेंडर। 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 ठीक है, अलेक्जेंडर को हम कहते हैं एज सिकंदर। ठीक है, सिकंदर जो था वो प्रोमिनेंट था, उसने ईस्टवर्ड माइग्रेट किया, ईस्टवर्ड उसने अटैक किया था। और हमने इसके ऊपर बात की थी, उसने सिकंदर ने लड़ाई की थी पोरस के साथ, और उसके बाद उनकी बातें हो गई थी जो भी थी। तो अरिस्टोटल, सिकंदर आ गया। ये जो था इसी का ही एक कमांडर था, उस कमांडर का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। जब ये अलेक्जेंडर यहाँ से वापस चला जाता है और इसको बीमारी हो जाती है और ये कहता है कि मैं इंडिया में नहीं रह सकता, तब इसने अपना जितना भी राजपाट था, वो सारा का सारा राजपाट जो है वो इसने इसको दे दिया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर का की एक बेटी होती है, उसका नाम होता है हेलेना। ठीक है, और हेलेना की वो मतलब, अब अलेक्जेंडर के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, हेलेना की शादी करवा देता है मौर्यन एम्पायर के फाउंडर से, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और ठीक है, कहानी समझे दोस्तों? यस समझे सर। नहीं समझे? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है। हेलेना के इसके निकेटर के ही कोर्ट का एक बंदा था, उस बंदे का नाम था मेगास्थनीज। तो उसने हेलेना की शादी की, और मेगास्थनीज एज एन एम्बेसडर मौर्यन कोर्ट, चंद्रगुप्त मौर्यन के कोर्ट में वो आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास कहानी क्या बनती है कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास मगध एम्पायर है। ठीक है, मगध एम्पायर और ये ईस्टर्न पार्ट, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, कि यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी आ जाते हैं। अब ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है, इनके ऊपर हमने इस बार आज की क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करना है। समझ गए या नहीं समझे? यस ये सर। ठीक है, इन तीन चीजों के पीछे एक ही कंसेप्ट चलता है। ठीक है, इन तीन चीजों के पीछे कंसेप्ट क्या चलता है? पहला कंसेप्ट इसमें ये चलता है कि यार, हम यहाँ पर ना धरती के ऊपर वी आर, हम फंसे हुए हैं जीवन और मरण के चक्कर के ऊपर। ठीक है, हम जिएंगे, हमारी आत्मा नई उसमें शरीर में जाएगी, मरण और। ठीक है, हमें इस जीवन और मरण के चक्कर से बाहर निकलना है। तो वो जीवन और मरण के चक्कर से बाहर निकलने का जो तरीका है, वो हर एक रिलीजन ने अपने अपने हिसाब से बताया। बुद्धिज्म उसको निर्वाणा कहता है, हिंदुइज्म के अंदर हम मोक्ष की बात करते हैं, और जैनिज्म के अंदर हम बात करते हैं कैवल्य की। ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर हम उपनिषद के अंदर ये देखते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ब्रह्म। ठीक है, तो हमारी आत्मा जो है वो ब्रह्म से मिल जानी चाहिए, ब्रह्म से ही सारी चीजें निकलती है। तो हम उसको ज्ञान मार्ग, ये इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हम ज्ञान मार्ग, अगर हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं हम इस जीवन और मरण के चक्कर से, यानी माया से, धरती से माया से निकल जाएंगे। निर्वाण की अगर मैं बात करता हूँ और कैवल्य की अगर मैं बात करता हूँ, तो निर्वाण की अगर हम देखें, तो बुद्धिज्म ने एक चीज दी थी, दैट इज द कॉजेशन थ्योरी। कॉजेशन थ्योरी, बुद्धिज्म ने ये वाली बात कही कि आत्मा जो है एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पिछले शरीर से निकली दूसरे शरीर में आ जाएगी। बुद्धिज्म ये कहता है कि आत्मा एक जगह स्थिर रहती है, वो एक दूसरे के शरीर में नहीं जाती। तो अगर एक दूसरे के शरीर में नहीं जाती, तो पिछले कर्म कैसे जाते हैं? उसने कहा ये कॉजेशन थ्योरी या वेव थ्योरी है। जैसे एक वेव दूसरे वेव को प्रोपेगेट करती है, वैसे ही आपकी चलती है जिंदगी भी, कि पिछली जिंदगी जो है वो अगली जिंदगी को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, और यहां से जो नीचे जा रही है वेव, वो अगली वेव को उतना ही हाइट पे निकालेगी। तो इन्होंने बोल दिया कि आत्मा यहाँ पर ट्रेवल नहीं करती इन बुद्धिज्म। इन्होंने कॉजिशन थ्योरी पे कर दिया। ठीक है, और कैवल्य में इन्होंने क्या बोला, और हाँ ठीक है, निर्वाण कैसे प्राप्त होगा इनको? अब बुद्धा ने एक बात कह दी कि निर्वाण आपको तब प्राप्त होगा जब आप वर्ल्डली डिजायर्स को छोड़ दोगे। ठीक है, जब आप इन डिजायर्स को छोड़ दोगे, तब आपके कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जो है वो इन धरती पे जितने भी आपकी वो है, उन चीजों से आपकी आत्मा फ्री हो जाएगी। ठीक है, इसके पीछे हम देखेंगे कि बुद्धा ने ऐसा क्यों कहा। कैवल्य की अगर मैं बात करता हूं तो वो जैनिज्म के अंदर आते हैं। जैनिज्म में कैवल्य क्या कहता है कि एक आत्मा है, इस आत्मा के ऊपर जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे, वैसे वैसे इन कर्मों का जो फल है
वो आत्मा के ऊपर आता जाएगा। इनको हम कहते हैं एज अ कर्म फल, कर्म फलास, ठीक है। इनको हम कहते हैं एज अ कर्म फलास, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम भी दे दो, एज पुदगलास, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आप जैसे जैसे अपने मतलब जीवन में कोई भी चीज करोगे तो वैसे वैसे आपके पास यहाँ पर आते जाएंगे कर्म फलास, ठीक है। अब जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में निकलेगी तो पुराने पिछले जन्म के कर्म भी आपके आत्मा के साथ जाएंगे। जब पुराने शरीर के भी इसके साथ जाना शुरू कर गए तो इसने नए वाले जो कर्म फल है वो भी जुड़ेंगे और पुराने भी जुड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी को कैवल्य प्राप्त करना है तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पहले पुराने वाले जो पाप हैं उनको साफ करना पड़ेगा। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज टू, प्रीवियस जो पुदगलास है इनको साफ करना पड़ेगा, गलासी का। और दूसरी है कोई न्यू पुदगला या फिर कर्म फल आपकी आत्मा के साथ ना कोई जुड़े, ठीक है। अब पुदगलास को कैसे आप जोड़ने से रोक सकते हो, पुदगलास को आप जोड़ने से ऐसे रोक सकते हो कि अगर कहीं पर भी आपके ऐसे पुदगलास जुड़ गए तो उसको जोड़ने से आप रोक सकते हो, हटा सकते हो बाय काया, काया क्लेश, ठीक है। काया क्लेश का मतलब होता है, काया का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। क्लेश का मतलब होता है टॉर्चर, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा अगर टेंशन में रखोगे तो आप क्या है, ये नए पुदगलास जो है वो अपने शरीर के ऊपर नहीं लगने दोगे, सॉरी पुराने पुदगलास जो है वो साफ कर लोगे, ठीक है। और जो नए पुदगलास हैं यानी नए कर्मफल है उनको आप कैसे रोक सकते हो, उसके लिए इन्होंने 5 वॉव्स दिए जैनिज्म में, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। अत्स्या, अत्स्या, असत्य और ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा हमें पता है, अपरिग्रह है नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, अत्स्या नॉन स्टीलिंग, असत्य झूठ मत बोलो, ब्रह्मचर्य वॉज एडेड बाय महावीर। और जिन जो ये लोग ये फॉलो कर लेते हैं उन लोगों को कैवल्य प्राप्त हो जाता है, एंड दे आर नोन एज तीर्थ अंकर्स। उन लोगों को हम क्या कहते हैं, तीर्थांकर्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है तीर्थांकर्स का, और यहां पर हमारे पास आ जाता है निर्वाण का, और यहां पर आ जाता है हमारे पास कैवल्य का, ठीक है। ये सबसे बड़ा फर्क है। अब ये आ गया हमारे पास बुद्धिज्म के अंदर। अब बुद्धिज्म को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें कि बुद्धिज्म के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं जरा। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिज्म के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती है, ठीक है। अब बुद्धिज्म के अंदर हमारे पास कुछ चीजें जिसको हमें समझना है। पहली चीज क्या है, बुद्धिज्म की फैमिली ट्री, ठीक है। नॉलेज सीकिंग, ठीक है। हिज प्रीचिंग्स, आइडियोलॉजीज, डिविजन्स, काउंसिल्स, सिंबल्स और पिलग्रिमेज सेंटर। तो हमारा जितना भी हमारा सिलेबस होगा वो ऐसे करके ही होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री कि बुद्धा की फैमिली ट्री क्या थी, नॉलेज कैसे मिली, प्रीचिंग क्या थी बुद्धा की, आइडियोलॉजीज क्या थी बुद्धा की। उसके बाद बुद्धिज्म बटा कैसे, दैट इज अ डिवीजन। बुद्धिज्म के अंदर काउंसिल्स कौन कौन सी हुई, 4 काउंसिल्स हुई जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम एक लिस्ट बनाएंगे। बुद्धिज्म से रिलेटेड सिंबल्स क्या है उसको हम देखेंगे, और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो स्तूपास हैं उनको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया बुद्धा की अबाउट बुद्धा। बुद्धा का नाम था सिद्धार्थ गौतमा या शाक्य मुनि, शाक्य क्लान का था तो शाक्य मुनि। बर्थ 563 बीसी, कपिलावस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। तो नेपाल में बुद्धा का बर्थ हुआ था, शाक्य क्लैन से था। फादर का नाम शुद्धोधन, दो मदर थे, एक ने पैदा किया था एक ने पाल पोस के बड़ा किया था। महामाया वॉज द मदर एंड प्रजापति गौतमी वॉज द केयर टेकर एंड द गार्डियन। सिद्धार्थ वॉज हिज नेम एंड हिज वाइफ वॉज यशोधरा, ठीक है। जब ये अपने घर को छोड़ते हैं बुद्धा
तो उस इवेंट को कहा जाता है एज अ महाविविष्कर्मन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, महाविविष्कर्मन। ठीक है, उसके बाद बुद्धा की डेथ कब हुई थी, कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, यूपी में। और उस इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो दो चीजें हैं, एक महाविविष्कर्मन, एक महापरिनिर्वाण। एक में बुद्धा की एनलाइटनमेंट हुई थी और एक में बुद्धा की डेथ हुई थी। अब बुद्धा शुरू से ही, बुद्धा के साथ एक प्रोफेसी हुई थी। प्रोफेसी का मतलब ये था कि बुद्धा को ये कहा गया था या तो बुद्धा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर एक राजा बनेगा। अब राजा का बेटा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, सन्यासी अगर बुद्धा बन जाता तो दिक्कत थी। बुद्धा की जितनी भी एजुकेशन है वो सारी की सारी घर पे हुई थी। अब बुद्धा ने अपने वहां पर क्या क्या चीजें देखी। एक बुद्धा ने चीज देखी, सिक पर्सन। सिक पर्सन मतलब बीमार आदमी। ठीक है। दूसरा बुद्धा ने देखा ओल्ड पर्सन, यानी एक बूढ़ा आदमी। तीसरा बुद्धा ने देखा एक सेंट। और चौथा देखा बुद्धा ने एक डेड पर्सन। उस टाइम बुद्धा को लगा कि इन सारों के बीच में कोई ना कोई कंटिन्यूटी या फिर कोई ना कोई इनके बीच में कॉमन रीजन जरूर है। तो बुद्धा ने उसके लिए फिर मेडिटेशन शुरू की। और मेडिटेशन किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धा ने तपस्या शुरू कर दी। बुद्धा का जो फर्स्ट गुरु था उसका नाम था अलर कामा। कहा? वैशाली, बिहार में। सेकंड गुरु रुद्र क्रम क्रमपुत्रा। ठीक है। कहां पर? राजगिरी, बिहार। तो वैशाली, राजगिरी, ये दोनों की दोनों कैपिटल्स रही हैं इनकी। सेल्फ मोटिफिकेशन बोधि ट्री के अंदर। और निरंजना रिवर के पास, जो कि फाल्गु रिवर है बिहार में, वहां पर इनको नॉलेज मिल गई, निर्वाण मिल गया। तो इनको अल्टीमेट नॉलेज मिल गई। अब इनको नॉलेज क्या मिली वो उसको हम देखते हैं। बुद्धा का पहला स्टूडेंट कौन था? तारूफ, मलिक मलिक नुमैर। ठीक है। फीमेल मॉन्क कौन थी बुद्धा की? प्रजापति गौतमी, जिसने बुद्धा को पाल पोस के बड़ा किया था। एंड शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टू एंटर इनटू दिस। इनका जो फेवरेट स्टूडेंट था बुद्धा का, उनका नाम था आनंद। तो याद रखना, आनंद वॉज इनिशियली स्टूडेंट, देन ही वॉज अ डिसाइपल, एंड देन ही वॉज अ फिलोसोफर। तो आनंद का बुद्धा की लाइफ में बहुत वो है। ठीक है। उसके बाद बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहां दिया था? सारनाथ में। मैक्सिमम सरमन्स कहां? श्रावस्ती, कौशंबी में। और श्रावस्ती में ही मैक्सिमम टाइम बिताया था बुद्धा ने। लैंग्वेज, जो वहां की लोकल लैंग्वेज थी उसमें बुद्धा ने अपनी अपने सरमन दिए थे। अब बुद्धा उस टाइम, अगर मैं आपसे बात करूं तो उस टाइम हमारे जो कुछ सिचुएशंस थी, उसी हिसाब से दुनियादारी भी, उसी हिसाब से बुद्धा के सरमन भी चल रहे थे। अब उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग यही चल रहा था कि देखिए, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी ये दुनिया जो है वो दुखों से भरी पड़ी है। ठीक है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। सॉरो का एक कॉज है, वो है डिजायर, इच्छा। कि आप कुछ करना चाहते हो, वो इच्छा, पल इच्छा जो है वो सॉरो का कारण है। और इसको हम खत्म कर सकते हैं अगर हमने डिजायर को कॉन्कर कर दिया। और डिजायर को हम कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, वो उसके लिए बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिए थे। ठीक है। तो वो उसको उसको हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। तो उसके अंदर बुद्धा क्या कहता है? 8 फोल्ड पाथ के अंदर, राइट व्यू, राइट नॉलेज, लाइवलीहुड, स्पीच, एफर्ट, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस एंड एक्शन। बुद्धिज्म 3 चीजों के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है। किन के ऊपर? पहली चीज है बुद्धा, जो कि सोल बुद्धिज्म के अंदर चीज है। नेक्स्ट इज धम्मा। धम्मा मतलब जो धर्म है बुद्धिज्म के अंदर। और तीसरा, जो पूरे बुद्धिज्म को रेगुलेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं संघ। तो बुद्धा हाँ, जो है, जो बुद्धिज्म है वो 3 चीजों की, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं, बुद्धा, धम्मा धम्मा। और संघा। ठीक है। इन 3 के ऊपर बुद्धिज्म टिका हुआ है। अब जैसे जैसे अब बुद्धिज्म के अंदर हमारे पास 2 टाइप के हमारे पास बुद्धिज्म आते हैं, बुद्धिज्म सेक्ट आते हैं। 2 से भी ज्यादा है वैसे अगर मैं बात करता हूं, लेकिन अभी हम 2 ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक आता है हमारे पास हिनयान, और एक आता है महायान। ठीक है। हिनयान जो है, इट वाज ओरिजिनल बुद्धिज्म, यानी जो शुरू में बुद्धिज्म था वो हिनयान बुद्धिज्म था। ठीक है। और जो बाद में बुद्धिज्म बना वो महायान बुद्धिज्म था। इनिशियल बुद्धिज्म जो हिनयान था उसको स्थिरवादी भी कहते थे। ठीक है। और हिनयान बुद्धिज्म के अंदर क्या था? बुद्धा को एज अ टीचर माना गया था। और महायान बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा को टीचर नहीं, बुद्धा को गॉड मान लिया गया। तो हिनयान बुद्धिज्म के अंदर सर आइडल आपकी वर्शिप। आवाज जी।
क्या बोल रहे हो? सर आपकी आवाज अटक गई थी बीच में। चलो ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हिनयान बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा को एज ए टीचर मानते थे, महायान बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा को टीचर नहीं मानते थे, बुद्धा को मानते थे एज अ गॉड। यानी बहुत फर्क पड़ गया महायान बुद्धिज्म और हिनयान बुद्धिज्म में। ठीक है, हिनयान बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा एक टीचर था, तो टीचर होने की वजह से बुद्धा के ऊपर मतलब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रखा गया कि बुद्धा की कंसेंट जरूरी है कि अगर आपने कहीं पर भी निर्वाण को प्राप्त करना है। लेकिन महायाना बुद्धिज्म एक संगठित रूप में जब एक पूरा आपका धर्म बन गया, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी कि कुछ ही लोगों को निर्वाणा मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संघ को स्ट्रॉन्ग किया, जितना भी बुद्धा की फंक्शनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग किया, और ये कह दिया कि ग्रेस ऑफ बुद्धा बहुत जरूरी है। यानी डिस्क्रिशन पे अब चीजें आ गई, और महायाना बुद्धिज्म जो है आइडल वर्शिपिंग की तरफ बढ़ गया, जबकि हिनयाना बुद्धिज्म आइडल वर्शिपिंग के अंदर नहीं था। इसके अलावा और भी बुद्धिज्म के फॉर्म थे, जैसे वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान। यहां पर बुद्धिज्म के जादू टोने टोटके थे जो कि चल रहे थे। ठीक है, हिनयाना। और अब इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन आ जाओ। बुद्धा एज अ गॉड हिनयाना में नहीं, एज ए टीचर था। महायाना में इसको भगवान बना दिया। आइडल वर्शिपिंग हिनयान में नहीं थी, लेटर इसमें महायान में यस। नॉन वेज नहीं खा सकते थे हिनयान में, महायान में खा सकते थे। ओरिजिनल आइडियाज ऑफ बुद्धा हिनयान में थे, महायान में ओरिजिनल प्लस एडिटेड वन आ गए। तीर्थ यात्रा नहीं थी, इसमें थी। लैंग्वेज पाली थी, इसमें संस्कृत थी। स्प्रेड साउथ इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। नॉर्थ इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये ज्यादातर रिसेंट महायाना बुद्धिज्म गया। ठीक है, पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बुद्धा के, प्लेस लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, बौद्ध गया बिहार एनलाइटनमेंट, सारनाथ फर्स्ट सरमन, और कुशीनगर डेथ ऑफ बुद्धा। और बुद्धा के 4 काउंसिल्स हुए, यानी बुद्धा के ऊपर 4 मतलब ये हुई हैं, संगोष्ठियां हुई हैं बुद्धिज्म के ऊपर। पहली जो मगध की कैपिटल थी राजगिरी, अजात शत्रु ने करवाई थी कंपाइलेशन ऑफ सुत्त एंड विनय पिटिका। पिटिका मतलब पेटी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल शिफ्ट होगी वैशाली। काल अशोक ने दूसरा करवाया था स्थिरवादी और महासंगिक, दो इसमें डिवाइड हो गया बुद्धिज्म। 255 में पाटलिपुत्रा में कैपिटल शिफ्ट होगी, यहां पर कंपाइलेशन ऑफ अभिदंबा पिटिका शुरू किया गया। और लास्ट में कुंडलग्राम J&K में कनिष्क के अंडर एक बुद्धिज्म की मीटिंग हुई। कनिष्क आपकी कुशान रूलर था, और इसमें हिनयाना और महायाना बुद्धिज्म डिवाइड हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बुद्धा टेक्स्ट, सुत्त पिटिका, विनय पिटिका, अभिदंबा पिटिका। ठीक है, पिटिका का मतलब होता है पेटी। सुत्त पिटिका वॉज रिटन बाय आनंद, मैंने अभी बात किया था कि लास्ट में वो स्कॉलर था। कंटेंट 8 फोल्ड पाथ। विनय पिटिका उपली, कोड ऑफ डिसाइपल फॉर द मेंबर्स। अभिदंबा पिटिका मोगलीपुत्र, अबाउट बुद्धिस्ट फिलोसफी। मिलिंद पनो नागसे ने लिखी थी। ये मिलिंद करके एक बंदा था जो कि उसका था फॉरेन रीडिंग ग्रुप्स का, उसका ये था। बुद्ध चरित्र अशोक घोष, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। जातक स्टोरी वज्रयान में आती है, और लाइफ बुद्धा की प्रीवियस लाइफ स्टोरीज की बात करते हैं। ठीक है, बुद्धा और बुद्धा के रिलेटेड जितने भी रेलिक्स होंगे, वो सारे के सारे रेलिक्स एक जगह पे स्टोर होते हैं, उसको हम कहते हैं एज अ स्तूप। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? स्तूप। ठीक है, और टॉलेस्ट स्तूपा जो है वो केसरिया स्तूपा है, 104 चंपारण में, बिहार। ठीक है, सेकेंड टॉलेस्ट स्तूप ऑफ बुद्धा का है विश्व शांति स्तूपा, राजगिरी में। ठीक है, इज टेम्पल ऑफ बुद्धा, डोम शेप। मोस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा वर मेड इन गंधार। 3 स्कूल थे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन गंधार में हेलेनिस्टिक आर्ट था। कनिष्क वॉज द किंग हु इंट्रोड्यूस द आर्ट, जो हेलेनिस्टिक आर्ट किया था। 4 स्टेजेस होते हैं बुद्धिज्म के अंदर: महाभिविष्कर्मन, निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, और महापरिवाण। महाभिविष्कर्मन लिविंग होम, निर्वाण अटेनमेंट ऑफ द एनलाइटनमेंट, धर्म चक्र परिवर्तना फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, महापरिनिर्वाण अटेनमेंट ऑफ मोक्षा। बुद्धा के कुछ सिंबल्स हैं, उनको भी याद कर लेना। बुद्धास बर्थ लोटस, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स, एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन व्हील, डेथ तुपा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा बिफोर हिज एनलाइटनमेंट? लहरकामा, रुद्राका रामपुत्रा, मखली गोसाला, और निगन्नाथा।
आंसर इज 1 and 2, मखली गोसाला उसका नहीं था। ठीक है। With reference to the history of ancient India, which following were the common to both Buddhism and Jainism? In difference to the authority of Vedas, denial of efficacy of rituals. ठीक है। अब इनमें से कौन सा नहीं था? द आंसर इज 1 and 2। ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों ही हैं जो इसके आंसर्स हैं। यहां पर हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को रोकते हैं दोस्तों।